मेरे जीवन का लगभग एक बड़ा समय विश्वविद्यालय में गुजरा है। मैं गोरखपुर में था, जेएनयू में था, अभी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। तो मैं जब भी कोई कहानी कहना चाहूँगा उसमें विश्वविद्यालय आ ही जाएगा, क्योंकि मतलब मेरी दुनिया ही वही है। यूनिवर्सिटीज़ में एनएफएस होता है, नॉट फाउंड सूटेबल। आप ये देखिए कि मज़ेदार बात ये है कि ये कितनी बार ऐसा होता है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए हो रहा है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। अब भी वही उठा रहे हैं, उनके पास अब सुविधाएं ज़्यादा हैं, वही रिजर्व कैटेगरी की टिक मार दे रहे हैं, तो वही जो है मेरिट में ऊपर आ जा रहे हैं और नीचे तो कहीं वो पहुंच ही नहीं पा रही है चीज़। क्या ये जो वैचारिक प्रतिरोध हो रहा है, ये वैचारिक प्रतिरोध सिर्फ सिंबॉलिक है, सिर्फ इसलिए है कि हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट का विरोध करना है क्योंकि वो सेगमेंट शायद आपकी राजनीति से सहमत नहीं है? जैसे ही आप पाते हैं कि इसी जातिवाद का प्रभाव रिजर्व कैटेगरी में ही दो लोगों के आपसी मनमुटाव होता है, आप चुप्पी साध लेते हैं। क्या डिस्क्रिमिनेशन का आधार वो है? भारतीय समाज में वो नहीं। भारतीय समाज में बिल्कुल ये हो सकता है कि आप दलित जाति के हो और बहुत संपन्न हो, लेकिन आपके साथ भेदभाव हो सकता है। दुनिया के प्रति समझदारी है वो विश्वविद्यालयों से ही आएगी। तो मुझे लगता है कि हमें विश्वविद्यालयों का माहौल और डेमोक्रेटिक करना चाहिए। राजनीति बिना पढ़ाई के थोड़ी हो सकती है, अनफॉर्चुनेटली बिना पढ़ाई के ही हो रही है वो। लेकिन मेरा दोस्त है जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाता है, उसने मुझे मजाक में यही बात बोली कि तुमने सारे एंथ्रोपोलॉजी के वो ले लिए फैक्टर्स कि जाति, ये जेंडर, दिस दैट, और तुमने एक एंथ्रोपोलॉजिकल आइडियल केस स्टडी बना दी है ताकि लोग तुम्हारा लिटरेचर रिव्यू करें। आज की डेट में 2025 में कबीर जो है अब संत हैं या वो सोशल मीडिया सेंसेशन है? अब तो मेरे समय में भी थी। मुझे ये लगता है कि आप भक्ति काल के किसी भी कवि को जब पढ़ रहे हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक तो ये है कि आपके पास जो टूल्स हैं वो 2025 के हैं, उन टूल्स को आप 16वीं शताब्दी में मत लेके जाइए। आप देखिए कि उस समय क्या चल रहा था। नेता, युवा नेता बने हुए हैं, जाति के दीदी के बाद दूसरे वही बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक रॉयल्स रॉयस यूएस में ली हुई है और उसके पीछे उन्होंने अपनी जाति का नंबर प्लेट जो स्पेशल आते हैं वो लिखवाया है। हिंदी में साहित्यिक विमर्श जितना हो रहा है जातिगत आधार पे, आपको नहीं लगता कि यहाँ के सारे बौद्धिक विमर्श में बहुत सारी दरारें हैं? असल दिल्ली में उतरती हर ट्रेन में तब 10 मजदूर और 20 कवि हुआ करते थे। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और दैनिक जागरण के बातें किताबें सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हर बार हम एक बात कहते हैं कि किताबें जो होती हैं वो हमारी दुनिया को और बड़ा बनाती हैं, हमारी समझ को और ज़्यादा विकसित करती हैं, चाहे वो फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो। हर किताब के माध्यम से एक नई दुनिया को देखते हैं और आज एक ऐसी ही दुनिया को देखने की कोशिश हम कर रहे हैं जिस उपन्यास के माध्यम से, उसका नाम है अमरपुर। राइटर हैं विवेक कुमार शुक्ल। युवा वाणी से ये किताब आई है और अमरपुर के नीचे जो लिखा गया है इससे आपको हिंट होगा कि कहानी कहाँ की है। शहर, मठ और विश्वविद्यालय के कोलाहल में एक वंचित कवित्री की प्रेम धुन, यानी कविता भी है, धर्म भी है, विश्वविद्यालय की राजनीति भी है। विवेक कुमार शुक्ल के बारे में मैं इस किताब से पहले नहीं जानता था, लेकिन जब इस किताब को मैंने पढ़ा, इसके बारे में चर्चा होनी शुरू हुई तो मुझे बहुत सारे विद्यार्थी मिले जो उनको जानते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं। और परिचय अगर मैं दूं तो देवरिया से हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, जेएनयू से उन्होंने हिंदी अनुवाद में पीएचडी किया है और अभी डेनमार्क में वो पढ़ा रहे हैं एक विश्वविद्यालय के अंदर। तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत नवीन जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना समय दिया और मुझे यहाँ पे बुलाया। आप आए वहाँ से, हमारे यहाँ जो है वो एनआरआई कम आ रहे हैं। नहीं, आपका समय ज़्यादा कीमती है, बट खैर। अच्छा, ये कैसा लगा देवरिया से डेनमार्क जाके? असल में प्लान नहीं था। अच्छा। तो सब कुछ बहुत ऑर्गेनिक होता गया। हाँ। तो मैं देवरिया से गोरखपुर गया बीए करने के लिए, और वहाँ बीए करते हुए लगा कि यहाँ से निकलना है जी। तो अब जाहिर सी बात है कि उस ज़माने में मुझे लगा कि डीयू शायद मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हॉस्टल नहीं मिलते जी। तो घूम फिर के एक जेएनयू ऑप्शन बचा। तो जेएनयू फिर मैंने वो प्रवेश परीक्षा दी और हो गया। और फिर हम एक वो मजाक में कहते थे जेएनयू में उस ज़माने में कि जेएनयू में आप बस नंबर 615 में आते हैं और जाना आप अर्थी पे चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप पूरा जीवन वही रहे। तो मैं भी तकरीबन 12-13 साल कैंपस में रहा, एमए की, एमफिल की, पीएचडी की। बीच में एक नौकरी मिली, छोड़ दी कि नहीं करूँगा, यही करूँगा। फिर पीएचडी करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ की नौकरी खोज रहा था। उसी सिलसिले में किसी ने कहा कि डेनमार्क में एक पोजीशन है, तो मैंने कहा ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, उनको अच्छा लगा,
तो फिर मैं 6 महीने बाद बोरिया बिस्तर लेके बाहर चला गया। वाह, तो भोजपुरी वगैरह मिस करते हैं वहाँ पे? हाँ, भोजपुरी बहुत मिस करता हूँ, लेकिन अच्छी बात है कि बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ, तो शाम को जब वो खाली होते मैं खाली होता तो उनको फ़ोन लगाता हूँ, फिर हम वो भोजपुरी में बातचीत शुरू हो जाती वाह। है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बिहार से हूँ, तो हम लोग जो है ना, जब बिहार और यूपी के लोग जब बाहर जाते हैं तो एक तो हम अपनी भाषा में बात करना, और उसके अलावा जो है वो लिट्टी चोखा और अपना जो लोकल खाना है, जब तक वो ना हो तो लगता है कि अरे क्या ही है यार। मेरा एक दोस्त है, उसने एक नया प्रयोग शुरू किया है मेरे शहर में कि वो जो अमेरिकन ग्रिल होता है, तो अब वहाँ तो है नहीं कि आप वो मिलेगा आपको उपला और कौड़े मिलेंगे किस पे लिट्टी बनेगी, तो उसने ग्रिल पे लिट्टी बनानी शुरू की है। ओके। तो वो आमतौर पे अपने घर का जो बैकयार्ड है उसमें वो ग्रिल लगाता है और उस पर वो लिट्टी बनाता है। हाँ। और फिर उस पर बैंगन वैंगन भुने जाएंगे, फिर लिट्टी चोखा बनेगा। तो 2-4 महीने में एक बार इस तरह का कार्यक्रम वहाँ होता है। तो वहां पर जो है देवरिया को आपने डेनमार्क में जिंदा कर दिया है। वाह। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि जेएनयू की बात हुई कि विश्वविद्यालय में आते हैं 6 से 15 बस में और जानार्थी बचाते हैं, तो ये विश्वविद्यालयों का नॉस्टैल्जिया, ऐसा ही एक मूवी थी रंग दे बसंती, उसमें डीजे का यही था कि बाहर की दुनिया बड़ी खतरनाक लगती है। तो यूनिवर्सिटी का नॉस्टैल्जिया तो है ही, मैंने भी उपन्यास पढ़ा, उसी पर लिख दिया था। तो ये उपन्यास जो है आपका अमरपुर, ये भी नॉस्टैल्जिया है या ये कुछ और थॉट प्रोसेस है? नॉस्टैल्जिया नहीं है असल में, क्योंकि पूरी कहानी एक काल्पनिक शहर में अमरपुर में हो रही है, उसमें दिल्ली नहीं है कहीं पे भी। एक जगह रेफरेंस के तौर पे आया है, लेकिन दिल्ली का नहीं, पर मैं विश्वविद्यालय को एक लेके चल रहा हूँ। बट नॉस्टैल्जिया बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे पास एक कहानी थी जो मुझे कहनी थी जी। और मेरी समस्या ये है कि मेरे जीवन का लगभग एक बड़ा समय विश्वविद्यालय में गुजरा है। मैं गोरखपुर में था, जेएनयू में था, अभी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। तो मैं जब भी कोई कहानी कहना चाहूँगा उसमें विश्वविद्यालय आ ही जाएगा, क्योंकि मतलब मेरी दुनिया ही वही है। तो अगर जैसे मान लिया कि मैं जेएनयू के बाद या डिग्री लेने के बाद अगर मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा होता, किसी कंपनी में काम कर रहा होता, तो दुनिया बदली होती। तो वो मैं कहें तो कुएं का मेढक हूँ या जहाज का पक्षी हूँ कि उतनी ही दुनिया है, वो दुनिया मुझे ज़्यादा पता है। तो मुझे जो कहानी कहनी है वो इसलिए विश्वविद्यालय में ही आ रही है क्योंकि मैं अभी भी उसी जोन में हूँ। तो नॉस्टैल्जिया मेरे ख्याल से नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इस उपन्यास में एक विश्वविद्यालय की राजनीति है, वहाँ एक कवित्री है। कवित्री जब छात्र राजनीति में आती हैं तो राजनीति में आने के बाद जाति भी बाहर निकल के आती है, धर्म भी निकल के आता है। इसके अलावा जो देश प्रदेश की राजनीति है उसका भी चित्रण यहाँ पर नजर आता है। तो जब इस किताब को मैं पढ़ता हूँ तो इसमें जेंडर आइडेंटिटी की बात भी आती है, क्योंकि एक लेस्बियन रिलेशनशिप इसके अंदर है, छात्र राजनीति है ही, जातिवाद भी नज़र आ रहा है। तो ये उपन्यास क्या है? ये उपन्यास की तरह आपने लिखा है या कोई एक वैचारिक, जो कहना चाहिए कि वैचारिक विमर्श के हथियार के रूप में आपने इसको लिखा है? देखिए, अगर मुझे वैचारिक विमर्श के तौर पे कुछ लिखना होगा तो मैं एक निबंध लिखूंगा, एक रिसर्च आर्टिकल लिखूंगा, साफ सी बात है, क्योंकि उसके लिए उपन्यास लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि उपन्यास लिखते वक्त चीज़ें आ जाती हैं ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि आप एट द एंड आप सोच रहे होते हैं कुछ ना कुछ। तो किताब मैंने एक कहानी के तौर पे लिखी है, एक उपन्यास के तौर पे लिखी है। हुआ ये था कि मेरे दिमाग में एक ब्रीफ सा आइडिया था और ये किताब अभी आई है और पिछले तकरीबन 10 सालों से मैं किताबें पूरी करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं कम से कम मेरे पास 5 किताबें ऐसी हैं जो मैंने 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज लिखी जो कभी पूरी नहीं हुई। तो जब इसका आइडिया दिमाग में आया तो मैंने कुछ दोस्तों को बताया कि यार ये आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ ये कहानी लिखने के लिए। तो सबने कहा कि आइडिया अच्छा है, लेकिन पूरा लिख के भेजना, क्योंकि तुम एक चैप्टर भेजते हो फिर वो आप कभी आगे नहीं बढ़ता है। तो मैंने एक कहानी कही, मेरे पास एक कहानी है बताने की। अब उसमें जेंडर भी आ गया है, जाति भी आ गई, क्योंकि वो समाज का सच है, उससे बाहर हम कहाँ भागेंगे। लेकिन हाँ, मैं कोई विमर्श के प्राइमरी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, उसके लिए मैं निबंध लिखूंगा, लेख लिखूंगा। ये प्राइमरीली एक कहानी। अच्छा, इसमें छात्र राजनीति के माध्यम से सत्ता का जो पूरा हस्तक्षेप है वो नजर आता है। साथ ही साथ सत्ता के हस्तक्षेप पे तो बात हुई, तो मैं उस सवाल को अभी छोड़ ही देता हूँ। उसकी जगह ये जो मुद्दा एक है ब्राह्मणवाद का, जो कि वैचारिक रूप से बहुत जगह आता है, जिसमें ब्राह्मणों के अपने खैर विचार हैं, एक विचारधारा का अपना कहना है। लेकिन आपकी कहानी में बहुत सारे जो हैं पात्र जो विश्वविद्यालय में पदों पर हैं वो सवर्ण जातियों से हैं, ब्राह्मण भी हैं, सवर्ण जातियाँ भी हैं, ठाकुर हैं। इनका अपना एक थॉट प्रोसेस दिखता है, अपना इकोसिस्टम पे जो उनका एक प्रभाव है वो नज़र आता है। इस बात को कहानी में आपने, हालांकि टाइमलाइन बहुत स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन कहानी पढ़ते हुए समझ में आता है कि किस दौर की बात हो रही है। तो हम इसको 90 के उत्तरार्ध में 2000 की शुरुआत का जो पीरियड है वो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है कि पॉलिटिकल चीज़ों को देखते हुए। उस दौर से आज तक के दौर में हम आते हैं तो रिजर्वेशन का भी एक बेनिफिट हुआ।
अवेयरनेस भी बढ़ी है। जैसे आपने इस कस्बे, एक तरह से कस्बा ही आपने इसको गढ़ा है, वो कस्बे भी अब शहर बन चुके हैं, वहाँ मॉल खुल चुके हैं। लोगों के थॉट प्रोसेस में तुलनात्मक रूप से थोड़ा ही सही फर्क आना शुरू हुआ है। आज की तारीख में अब जब हम 2025 में बैठे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या विश्वविद्यालय में अभी भी संरचना उसी तरह की जातिवादी या ब्राह्मणवादी है, या तुलनात्मक रूप से काफ़ी हद तक अभी एक्सेप्टेंस आनी शुरू हुई है चीज़ों की? देखिए, ये है कि पिछले 10 साल से मैं किसी भारतीय विश्वविद्यालय के से उस ढंग के टच में नहीं। जी। तो जो मेरा सैंपल सर्वे है बहुत छोटा है कि मैं कभी गया 10 दिन रहा, 20 दिन रहा, आ गया 2 महीने रहा। तो उस ये कहते हुए जी, देखिए, फर्क पड़ा है, बिल्कुल ठीक बात है। और फर्क पड़ने के पीछे बहुत सारे नए कानून बने, सोशल मीडिया आ गया, हर आदमी के पास एक मोबाइल फोन है। तो आप वो बातें नहीं कह सकते जो इस किताब में कही गई हैं। अब अगर आप ऐसी कुछ बातें कहेंगे तो आपका वीडियो कल को वायरल हो जाएगा। तो एक डर तो हुआ है, एक थोड़ा अंकुश लगा है, जाहिर सी बात है। और ऐसा अंकुश, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत साल पहले जब एक नया कानून बना था तब भी हुआ था, जिसमें जाति सूचक नाम कहने पे जेल का प्रावधान था। तो ये पहले भी हुआ है, ये अब और अच्छा हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ खत्म हो गया है? क्या जाति हमारे समाज से, और जाति का मतलब कि जाति आधारित जो शोषण है या भेदभाव है, क्या वो खत्म हो गया? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है। जो नई पीढ़ी है उससे मुझे थोड़ी उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि मैं जब उनसे बात करता हूँ जो 20-25 साल के लोग हैं, तो उनके अंदर दिखता है कि वो गर्व का भाव नहीं है। उनके लिए जाति एक सामान्य चीज़ है कि वो किसी खास परिवार में पैदा हुए हैं। लेकिन मेरे लिए कहना थोड़ा आसान होगा शायद, क्योंकि मैं मेज के दूसरी तरफ हूँ। मेज के दूसरी तरफ, मेज के उस तरफ जो लोग हैं जिनको अपनी जाति की वजह से मकान नहीं मिल रहा है किराए का, जाति की वजह से जिनको नंबर नहीं मिल रहे एग्जाम्स में, जिनको इंटरव्यू में फेल कर दिया जा रहा है। अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में NFS होता है, नॉट फाउंड सुटेबल। आप ये देखिए कि मज़ेदार बात यह है कि ये कितनी बार ऐसा होता है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए हो रहा है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। दूसरा ये है कि विश्वविद्यालयों में अब जो आपने बात की रिजर्वेशंस की, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप ये भी देखिए कि UR कैटेगरी को हमने कह रखा है कि ये जनरल कैटेगरी है। भाषा के स्तर पे इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता है। वो UR का मतलब है अनरिजर्व्ड, मतलब उसमें कोई भी compete करके वो जो नंबर पाता है वो आ सकता है। बट ऐसा कितनी बार होता है? अगर आप विश्वविद्यालयों का सर्वे उठा के देखें, बहुत रेयर है कि UR कैटेगरी में किसी जो गैर समान जाति का व्यक्ति है उसका चयन हो रहा है, उसका एडमिशन हो रहा है। तो ऐसा हुआ है कि जाति के आधारित कुछ बंधन टूटे, जाहिर सी बात है। लेकिन वो जो व्यवस्था है, जो लोग शोषण करना चाहते हैं, उन्होंने नए टूल्स भी डिवाइस किए हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। उम्मीद है कि एक दिन ये जो नई पीढ़ी जब टेक ओवर करेगी तो ये चीज़ें खत्म होगी। लेकिन अभी की तारीख में ये सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे नहीं लगता। लेकिन ये जो बात है कि जब UR कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं कि उसमें नहीं आ पाते हैं रिजर्व कैटेगरी के लोग, तो एक प्रोसेस ये भी है कि वो रिजर्वेशन के लिए टिक करते हैं। दूसरा, उसी कैटेगरी के अंदर जब आप देखें तो ये भी नज़र आता है कि जिन्होंने एक बार रिजर्वेशन का लाभ लिया और जिसको हम ब्राह्मणवाद कह रहे हैं वो उनके अंदर भी आ गया, क्योंकि अब हम मूल रूप से ये देख रहे हैं कि आप आर्थिक रूप से सक्षम हुए। मेरे पिता प्रोफेसर थे तो मैं आर्थिक रूप से पढ़ने के लिए सक्षम था, जाति चाहे मेरी जो भी हो। अब यही चीज़ वहाँ पर आती है और वहाँ पर जो है रिजर्वेशन का लाभ भी वही उठा रहे हैं, उनके पास अब सुविधाएं ज़्यादा हैं, वही रिजर्व कैटेगरी के लिए टिक मार दे रहे हैं, तो वही जो है मेरिट में ऊपर आ जा रहे हैं और नीचे तो कहीं वो पहुँच ही नहीं पा रही ये चीज़। तो जातिवाद तो जो है ये, जब हम बात ब्राह्मणवाद की कर रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं लग रहा कि ये एक बहुत पुरानी परंपरा जो थी उसके ऊपर हम जो अब बची उतनी नहीं है, क्योंकि हर जाति ने अपने छोटी जाति चुनी हुई है। बात है। मैं सवाल खत्म करूँ से पहले घटना मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा। राजस्थान में, और आप न्यूज़ ढूंढेंगे आपको खबर मिल जाएगी, एक बच्चे को हेडमास्टर ने मटकी छूने पे, उसकी मटकी से पानी पीने के कारण इतना मारा कि बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चा शेड्यूल कास्ट से था। बड़ा बवाल हुआ, दिल्ली का मीडिया उसके ऊपर हंगामा जो मचना है, और अचानक आप देखेंगे सब दब गया। तो मैंने ये सवाल बहुत लोगों से पूछा जब यही चीज़ होती है कि आपको क्या लगता है वो क्यों दबा, तो उन्होंने कहा सरकार का दबाव हुआ होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, सरकार का दबाव नहीं था। जिस दिन मारने वाले की जाति आई थी तो मारने वाला जो है वो ओबीसी था। तो एक ओबीसी ने एससी को अपने से नीचे लेके ऑलरेडी इतना मारा कि मर गया। और इसके बाद ये जो सारा विमर्श बन रहा था कि जातिवाद ब्राह्मणवाद, तो विमर्श उन लोगों ने भी दबा दिया पूरी तरह से जो इसके खिलाफ थे, जो जातिवाद के खिलाफ थे। तो मैं इस इंसिडेंट को बताता हूं तो फिर तो दो सवाल उठ जाते हैं यहाँ पर कि एक तो ये जो रिजर्वेशन की सिचुएशन है जहाँ पर कि जिसको मिल गया है वो लेता ही जा रहा है, आगे भी और आगे भी लेता रहेगा, तो जिसको नहीं मिला वो भी रह गया। दूसरा
क्या ये जो वैचारिक प्रतिरोध हो रहा है, ये वैचारिक प्रतिरोध सिर्फ सिंबॉलिक है, सिर्फ इसलिए है कि हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट का विरोध करना है क्योंकि वो सेगमेंट शायद आपकी राजनीति से सहमत नहीं है? जैसे ही आप पाते हैं कि इसी जातिवाद का प्रभाव रिजर्व कैटेगरी में ही दो लोगों के आपसी मनमुटाव होता है, आप चुप्पी साध लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, इसमें 2-3 बातें मुख्य रूप से हैं। एक तो जो आप बात करें रिजर्वेशन वाली जी, तो पहली बात तो है कि मैं समाजशास्त्री नहीं हूँ और जी। मैंने सोशियोलॉजी की पढ़ाई बीए में की थी और मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ। लेकिन एक सजग नागरिक के तौर पे, एक पाठक के तौर पे जो मेरी सामान्य समझ कहती है, एक तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आर्थिक प्रगति है, क्या डिस्क्रिमिनेशन का आधार वो है? भारतीय समाज में वो नहीं है। भारतीय समाज में बिल्कुल ये हो सकता है कि आप दलित जाति के हों और बहुत संपन्न हो, लेकिन आपके साथ भेदभाव हो सकता है और वो अलग अलग रूपों में अलग अलग स्तर पर हो सकता है। एक डॉक्यूमेंट्री इंडिया अनटच्ड, उसमें इस पूरे मुद्दे पर बताया गया है कि आप आईआईटी के प्रोफेसर हो सकते हैं और फिर भी आपके साथ भेदभाव हो सकता है। तो अब जो ओबीसी वाली बात है उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान ऑलरेडी है सरकार की तरफ से, तो वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन कम से कम जो स्केड्यूल कास्ट कैटेगरी की बात है उसमें आर्थिक प्रगति इस बात की गारंटी नहीं करती है कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। एक महिला लेखिका है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो अंग्रेजी में लिखती हैं, मेरे ख्याल से कि व्हेन आई केम आउट ऑफ द क्लोजेट ऐसा कुछ किताब का नाम है, भूल रहा हूँ नाम, बट वो कहानी मुझे उनकी पता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी और वो बाद में अमेरिका चले गए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए काफ़ी टाइम तो उनको ये एहसास नहीं था कि वो दलित हैं। बहुत बाद में उनको एहसास होता है कि वो दलित हैं, जब उनके साथ ऐसी चीज़ें होना शुरू होती हैं। तो आप बहुत संपन्न हो और आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पहली बात, क्योंकि भेदभाव वो जाति के आधार पर आ रहा है, वो गरीबी अमीरी के आधार पर नहीं आ रहा है। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं ये वैचारिक प्रतिरोध वाली बात, उसमें मेरा सोचना बहुत सहज है कि अगर आप सामान्य नागरिक हैं, सजग नागरिक हैं, और अगर दो पक्षों, अपने जो बात की हेडमास्टर वाली बात, अगर इसी घटना का उल्लेख कर लें तो, कि मुझे किसके साथ खड़ा होना है, ठीक है, एकदम सामान्य समझ ये कहती है कि दो पक्षों में जो कमजोर है, जो दबाया जा रहा है, उसके साथ खड़े होइए, ठीक है, चाहे वो जाति वाला मसला कुछ भी हो, ये एकदम सामान्य समझ, और उसको लेकर कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि जो कमजोर है उसके साथ खड़े होइए। मुझे लगता है कि इस पूरे केस में छात्र कमजोर है, तो अगर मैं होता तो मैं उसके साथ खड़ा होता, चाहे हेडमास्टर वो किसी भी जाति का हो। तो ये मोटा लोग खड़े हुए। मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आई कि जैसे ही हेडमास्टर की जाति पता लगती है कि अब आप ब्राह्मण, क्योंकि उसका सरनेम से राजपूत लग रहा था, जब पूरा सरनेम जब तक नहीं आया तो लगा राजपूत है, जैसे ही देखा कि अच्छा ये राजपूत नहीं है, वहां से सब कुछ एकदम आप देखेंगे सडनली चुप्पी साध गई। उस दिन के बाद से ना अखबारों में खबर है, ना फेसबुक पोस्ट आपको दिखेगी। ये जो है, क्या वैचारिक बेईमानी आपको नहीं लग रहा भारत में बहुत ज्यादा दिखती है हमें, जिसका प्रतिरोध अभी अगर मैं राजनीतिक रूप से भी देखूं तो जो देश में राजनीतिक माहौल है इसमें पूरी तरह से हम बटे हुए हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है जो कि विकास चाहता है, अपने अपने धर्म के लिए सब सेंसिटिव होते हैं लेकिन उतने नहीं हैं, वो विकास चाहता है, काम चाहता है, पर उसको एक समय के बाद लगने लगा कि यार ये सेलेक्टिव अप्रोच होने लगी है, और उस चक्कर में वो न चाहते हुए भी एक साइड चुन रहे हैं। वो दोनों पक्षों में हो रहा है कि जो इधर भी लोग एक सेंट्रल अप्रोच लेके रखते थे और जो दक्षिण की तरफ झुकाव वाले भी सेंट्रल अप्रोच रखते थे, ये दोनों ही इन घटनाओं को देखते हुए अपनी तरफ घुसते चले जा रहे हैं कॉर्नर्स में। भी बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, ये चीज़ें बिल्कुल जितना ध्रुवीकरण होगा जी, उतनी ये चीज़ें होंगी। इसीलिए हम, मतलब मेरा और मेरे से बहुत लोगों का मानना है कि हमारे पास एक स्पेस होना चाहिए जहां हम बातचीत, बहस, संवाद, वाद विवाद कर सकें। अब जाहिर सी बात है कि मैं किसी हत्यारे के साथ बहस नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बात करना मतलब कि मैं उसको लिजिटिमेट कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, ऐसी कोई विचारधारा की बात, बिल्कुल आइए, बातचीत होगी, बहस होगी। और दूसरी बात ये जो हम पहले बात कर रहे थे विश्वविद्यालयों की, दुर्भाग्य ये है कि हम आज की तारीख में विश्वविद्यालयों को जिस तरह देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आप विश्वविद्यालय में गए, आपने डिग्री ली, वो इंजीनियरिंग हो, MBA हो, इतिहास हो, भूगोल हो, और आप बाहर आप नौकरी करने लगे। लेकिन सवाल ये है कि आप विश्वविद्यालय में ये तो पढ़ लेंगे, हिंदी, इतिहास, भूगोल, जो कुछ भी आपका विषय है, लेकिन 18 साल की उम्र में आपको वोट डालने का अधिकार मिलता है, और 18 साल की उम्र में आप विश्वविद्यालय में मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में होते हैं। ये आपको कौन सिखाएगा? इस बात की ट्रेनिंग कहाँ हो रही है कि कैसे वोट डालें, एक सजग नागरिक कैसे बने? और 20 पार्टियां हैं, आपकी पार्टी जो भी आप उसको वोट डालें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 पार्टियों में से कौन सी पार्टी चुननी है, उसके पैमाने क्या है, मापदंड, इसकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? इसकी ट्रेनिंग असल में अब नहीं हो रही है, और इसकी ट्रेनिंग विश्वविद्यालय में ही हो सकती है।
तो विश्वविद्यालय सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप गए और अपने हिंदी, इतिहास, भूगोल और इंजीनियरिंग पढ़ ली, वो इसलिए भी है कि आप बहुत सारी विचारधाराओं से मिलते हैं, बात करते हैं, बहस करते हैं, और बाद में अपने लिए या तो कोई एक विचारधारा या उसमें से एक गुलदस्ता बना के चुनते हैं। तो ये जो दुनिया के प्रति समझदारी है वो विश्वविद्यालयों से ही आएगी। तो मुझे लगता है कि हमें विश्वविद्यालयों का माहौल और डेमोक्रेटिक करना चाहिए। तो मुझे ये बिल्कुल नहीं ठीक लगता है कई बार कि किसी कैंपस में कोई आयोजन हुआ और उसको लेके पुलिस आ गई। बातचीत हो रही है, बातचीत होने दीजिए। कोई वक्ता आया, भाषण दे रहा है, ठीक है, छात्र सवाल जवाब करेंगे, बातचीत होगी, बहस होगी। अब उसमें अगर कोई हिंसा की घटना हो तब पुलिस आए, गिरफ्तार करे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये तो पूरा डिस्कशन जो है, चूंकि वो जब राइटर आया है तो उसको सवाल जवाब में ही इसकी बात होनी चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस बात से आपसे। अच्छा, विश्वविद्यालय की बात हो रही है, मैं बहुत समय से जब चीज़ों को देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं चूँकि पब्लिशिंग इंडस्ट्री में रहा और एजुकेशनल पब्लिशिंग में ही रहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ था मैं, एक समस्या मैं बार बार देखता हूँ कि जब मैं बाहर जाता था, ऑक्सफोर्ड जाता था, या मेरे बहुत सारे ऑथर्स जो है कॉर्नेल से या बर्कले से आते थे, अन्य यूनिवर्सिटीज से आते थे, फिर मैं हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में देखता हूँ, तो यहाँ के जो हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बड़े विद्वान हैं, जब मैं कंपेयर करता हूँ तो फिर मुझे समस्या नज़र आनी शुरू होती है कि वहाँ जो तुलनात्मक रूप से औसत है वो भी हमारे यहाँ से बेहतर निकल आता है बहुत बार, अधिकतर समय। अब एक तो मुझे लग रहा है कि समस्या हमारे यहाँ है कि यूनिवर्सिटीज़ में कभी भी पढ़ाने के प्रयास अभी की नहीं, क्योंकि ये समस्या एक दिन में तो पैदा हुई नहीं है, हुई तो ये आज़ादी के बाद से लगातार से ही है। तो अभी भी कहीं रिसर्च को लेके, जब आप गोरखपुर से निकलते हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई डीयू पढ़ना कठिन है मेरे लिए, तो विश्वविद्यालय वो जगह, डीयू जैसी जगह भी आपको जगह नहीं दे पा रही क्योंकि बाकी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, जिसकी बात मुझे लगता है कि भाई आम आदमी तो कैसे बच्चे को पढ़ाएगा, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन बाहर जब हम चले जाएं तो कॉर्नेल या बर्कले, ये सब भी तो फंडेड यूनिवर्सिटीज़ ही अपने आप में महंगे हैं। तो ये सारी जब मैं इन सब चीज़ों को देखना शुरू करता हूँ, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और हमसे बेहतर होती है, फिर यहाँ देखता हूँ तो मुझे बहुत सारा डिफरेंस नज़र आने के साथ साथ विरोधाभास भी नज़र आता है कि वहीं पर उस पैसे की वजह से अच्छी रिसर्च हो पा रही है, यहाँ पर वो समस्या नज़र आती है। हमारे हिंदुस्तान में भी अगर कुछ ढंग की यूनिवर्सिटीज़, अशोका वगैरह, जहाँ रिसर्च अच्छी हो रही है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ मुझे नहीं लगता कि मैं भी एक अच्छी सैलरी से निकला उसके बावजूद भी मैं अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा पाऊँगा। तो ये ओवरऑल यूनिवर्सिटी का सिस्टम, भारत अपना जो आपका यहाँ पढ़ने का अनुभव रहा और जो आपका पढ़ाने का अनुभव है, उसमें आप एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं और देखना चाहते हैं भारत में? अब देखिए, अगर मुझे तो दुनिया में 3 तरह के यूनिवर्सिटी मॉडल्स हैं मोटा मोटी। एक तो अमेरिकन मॉडल है जहाँ पे लगभग सब कुछ लोन पे चलता है। दूसरा एक यूरोपियन या स्कैंडिनेवियन मॉडल है कि जहाँ पे आपका एडमिशन हो गया तो सरकार आपको हर महीने पैसे देती है पढ़ने के लिए, जो मेरी यूनिवर्सिटी में मॉडल है। तो मैं जैसे कि हमारे यहाँ कोई ट्यूशन फी नहीं है, आपने एक बार एडमिशन ले लिया जिस भी कोर्स में, उसके बाद हर महीने सरकार को आपको स्कॉलरशिप नुमा कुछ देगी, और वो पैसा इतना होता है कि आप उतने पैसे में उस शहर में रह सकते हैं। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा हमारा भारतीय मॉडल है जो हाइब्रिड मॉडल है। अब जैसे जेएनयू जैसे संस्थान है, मैं अपनी बात क्यों कर रहा हूँ कि जब मैं जेएनयू पढ़ने आया था तो उस ज़माने में ट्यूशन फीस 2 सेमेस्टर की मिला के कुछ 500 रुपये हुआ करती थी। ये सन 2003-04 की बात है, और उतना अफोर्ड करना मेरे लिए आसान था। कुछ ऐसे परिवार भी थे मेरे ही क्लास में कि जिनके लिए उतना भी मुश्किल था, तो उनके लिए फिर एक स्कॉलरशिप थी, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, तो आप वहाँ से पैसे ले सकते थे। तो मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में, जबकि हमें अभी नॉलेज कैपिटल बनना है जी, हम अभी बने नहीं हैं, उस रास्ते पर ज़रूर हैं, बने नहीं हैं। तो भारत जैसे देश में जिसको नॉलेज कैपिटल बनना है, उसको शिक्षा में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा शुरू के सालों में। और बात यह है कि अगर आप शिक्षा में इन्वेस्ट करते हैं तो जो स्टूडेंट बाहर जा रहा है वो अल्टीमेटली कुछ अच्छी नौकरी करेगा, फिर आपको टैक्स देगा, तो वो पैसा आपका वेस्ट नहीं हुआ है सरकार का, वो पैसा आपके पास आ रहा है, वापस आ रहा है। तो मुझे लगता है, जो आप बात करते हैं रिसर्च वाली, मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारतीय विश्वविद्यालयों के पास और सरकारी विश्वविद्यालयों के पास और सरकार के पास ठीक ठाक पैसा रिसर्च के लिए, और ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहा है पैसा। मुझे लगता है कि थोड़ा हमें जो है हमें अपने मुझे पर्सनली मुझे भारतीय मॉडल पसंद है ज़्यादा। कुछ कमियां हैं, उसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है, बट एज ए मॉडल मुझे बहुत पसंद है। रिसर्च के लिए थोड़ा ग्रांट बढ़ा दीजिए, जैसे कि यूजीसी बहुत सारे ग्रांट्स देती है, आईसीसीआर बहुत सारे ग्रांट देती है, आईसीएचआर बहुत सारे ग्रांट्स देती है, बट क्या हम उन ग्रांट्स को थोड़ा और ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम थोड़ी कम एकेडमिक बेईमानी करें? अगर हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक कर लें,
जैसे कि आप देखिए कि भारत में साइंसेस में बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है और ये सब कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, आईआईटीज़ में हो रहा है। ह्यूमैनिटीज़ में ऐसा नहीं कि सिर्फ अशोका में रिसर्च अच्छा हो रहा है, वहाँ भी अच्छा हो रहा है, बट जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ भी हो रहा है। तो थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है बस। क्योंकि जब हम लोग ऑथर्स रहते थे, हमारे लिए असल में ये समस्या इंडियन ऑथर्स में होती थी कि जेएनयू एक हो गया, डीयू से कुछ प्रोफेसर्स थे, अशोका, तो हमारे पास गिन चुन के 8-10 यूनिवर्सिटी ही पूरे देश में ऐसी थी जहाँ से हमें लगता था कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेवल का रिसर्च हमें जो पब्लिश करना चाहिए तो वहीं से आ पा रहा है। तो ये एक था। अच्छा, वापस हम किताब पे आते हैं, जो किताब की बात है। हालांकि छात्र राजनीति की बात हुई है तो यूनिवर्सिटी की बात तो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना कैसे। छात्र राजनीति बिना पढ़ाई के थोड़ी हो सकती है, अनफॉर्चुनेटली बिना पढ़ाई की ही हो रही है वो, लेकिन हम दोनों ये चाहते हैं कि छात्र राजनीति पढ़ाई के साथ जुड़ी रहे, इसलिए हमने सवाल को यहाँ पे जोड़ा था। अच्छा, एक ना ये मैं आरोप लगा दूं आप पे या आप उसको आप जवाब आप दें। एक वेब सीरीज के दौर में एक बड़ा कॉमन सा आया है कि LGBTQ को लेके जो पहचान की ये जो एक संघर्ष इसका आया है, तो एक कोशिश फिल्मों की तरफ से भी होती है कि वो इसको पहचान दिलवाएं, तो एक्सेप्टेंस के लिए मैं देखता हूँ कि बहुत सारी वेब सीरीज में, बहुत सारी फिल्मों में एक LGBTQ होगा ही होगा, कहानी में उसके वैसा होने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल ठीक, पर वो जबरन डाला जाता है तो कई बार लगता है जबरन आ रहा है। हिंदी साहित्य में भी, हिंदी में चूंकि हम लोग पीछे पीछे आना बाद में शुरू करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी ये विमर्श शुरू हुआ इसके बारे में। अब जब ये विमर्श शुरू होता है तो इस विमर्श को आप देखिए कि कहानी में आया, आपकी कहानी में भी वो लैंगिक पहचान की बात है, दो महिलाओं के प्रेम संबंध की बात है। तो एक तो होता है कि क्या वो कामुकता का एंगल है जो मुझे नहीं लगा, ये तो मैं खुद ही कहूँ कि मुझे वो कहीं नहीं लगा, वो पहचान का ही संकट इसमें नजर आता है। मगर इस पूरी राजनीति में जहाँ जातीय पहचान थी, क्या ये जरूरी था आपके लिए कि इसको भी डाल दिया जाए, या फिर ये अभी डिस्कशन में है, डिस्कोर्स में है, तो हम इसको भी डालते हैं तो फिर चर्चा होगी कि यार इसमें ये जातिगत विमर्श तो है ही है, राजनीति भी है और साथ ही साथ जेंडर आइडेंटिटी भी है। तो मैं इसको लेके, अब इसको आप आरोप माने सवाल माने। ठीक है, अब आप ब्रांडिंग उस्ताद हैं और इसलिए लग सकता है कि मैं ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में ऐसा कोई प्लान नहीं था। और मेरा दोस्त है जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाता है, उसने मुझे मजाक में यही बात बोली कि तुमने सारे एंथ्रोपोलॉजी के वो ले लिए फैक्टर्स कि जाति, ये जेंडर, दिस दैट, और तुमने एक एंथ्रोपोलॉजिकल आइडियल केस स्टडी बना दी है ताकि लोग तुम्हारा लिटरेचर रिव्यू करें। मैंने कहा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में क्या है कि आप अब जो क्यूर की बात कर रहे थे, क्यूर कम्युनिटी की, ऐसा नहीं कि पहले की किताबों में नहीं है। और मैं गरम लिहाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं बात करूँ रेणु के मेलाचल में ऐसे आते हैं प्रसंग, बिल्कुल हैं, वो फुट लाइन्स में यहाँ वहाँ आते हैं। तो रेणु के यहाँ भी इस तरह के कैरेक्टर्स हैं। मुझे लगता है कि रेणु जब लिख रहे थे तो स्वाभाविक रूप से वो पात्र उनके यहाँ आ रहे हैं। मुझे लिखते वक्त ये लग रहा था कि अब इसको थोड़ा ये कहना होगा कि इल्हाम जैसा कुछ है कि ये कैरेक्टर मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि वो हिंदी का कवि है, और मतलब जो लड़की है वो हिंदी की कवि है, हिंदी में कविताएं लिखती है, एक जाति की पहचान है और फिर एक लैंगिक पहचान भी है। तो ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया था। दूसरा, मुझे लगता है कि शायद मेरे सबकॉन्शियस में ये रहा होगा कि हम आज की तारीख में ये बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन भक्ति काल में फॉर एग्जांपल, जैसे इस किताब में कबीर का बहुत जगह जिक्र है। कबीर के आप देखिए, कबीर का बहुत सारी पहचानें हैं, और कबीर को लेकर के आज की दुविधा और सुविधा दोनों भी यही है कि आप कबीर को असंख्य तरीकों से पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तो वो शेर है कि हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो कुछ मामला है कि हर आदमी में 10-20 आदमी पहचाने अलग अलग, तो क्यों हमको संकुचित करना जो है वो है। तो ऐसा कुछ जाना बुझा प्रयास नहीं था, स्वाभाविक रूप से आया है। तो कबीर की बात आपने की, कबीर काफ़ी आए हैं किताब में, उनका जिक्र लगातार आता रहा, और अभी तो हर धार्मिक प्रतीक जो है वो सत्ता के साथ कहीं न कहीं जुड़ रहा है, किसी भी साइड से लेके जाएं आप, वो जुड़ता ही नजर आता है। और कबीर मुझे जो है, जब मैं सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लोगों के बिहेवियर को नोटिस करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगा कबीर कहेंगे फैशन भी बनते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, कि कबीर को कोट किया, और आपको इस पे भी जज किया जा रहा है कि आप कबीर को कोट कर रहे हैं या आप किसी और को कोट कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से ही ये तो चला ही गया कि कबीर जो है वो, उन्होंने जो लिखा मुझे वो पसंद आया, या तुलसीदास का लिखा हुआ मुझे पसंद आया। बात है कि लाइन पसंद आने की है, लेकिन आपको तुरंत कर दिया जाएगा कि आपने इनको कोट किया। तो आज की डेट में 2025 में कबीर जो है अब संत हैं या वो सोशल मीडिया सेंसेशन है?
देखिए असल में यह क्रांतिकारी विचार है, ये तीसरा भी मैं जोड़ हाँ, ये देता हूँ। हाँ, मेरी खुशनसीबी है कि मैंने एमए हिंदी साहित्य में किया और भक्तिकाल पढ़ा है एज ए स्पेशल पेपर। तो असल में कबीर ये सब कुछ है। लेकिन आप ये सवाल बिल्कुल ठीक है कि आप प्राथमिक रूप से कबीर को कैसे देखते हैं। मुझे लगता है, और मुझे नहीं बाकी कुछ जो एकेडमिक लोग उनको भी लगता है, कि हमें प्राथमिक रूप से कबीर को कवि के तौर पर पढ़ना चाहिए। वो व्यक्ति कवि है, बाकी सारी पहचाने भी हैं, लेकिन प्राथमिक रूप से वो कवि है। क्योंकि हम कैसे जानते हैं अपने कि क्रांतिकारी हैं, मूर्ति भंजक हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा हैं, वो हमें कैसे मालूम चलता है? क्या कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी गई कबीर की, ठीक है, या कोई जीवनी, मतलब जीवनियाँ उनकी हैं लेकिन बहुत बात की हैं, और उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तो हमें जो कुछ भी मालूम चल रहा है वो उनकी कविता से ही मालूम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कबीर को मैं कम से कम, और मेरे से बहुत सारे लोग जो मेरी ट्रेनिंग है, हम प्राथमिक रूप से कवि की तरह ही पढ़ते हैं। दूसरी बात है कि आप जो कहते हैं कि कबीर या तुलसी, ये बहस हिंदी साहित्य में कम से कम विश्वविद्यालयों में 1000 साल पुरानी मेरे ख्याल से कम मेरे समय में भी थी। मुझे ये लगता है कि आप भक्ति काल के किसी भी कवि को जब पढ़ रहे हैं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक तो ये है कि आपके पास जो टूल्स हैं वो 2025 के हैं, उन टूल्स को आप 16वीं शताब्दी में मत लेके जाइए। आप देखिए कि उस समय क्या चल रहा था, उस समय उस प्रसंग के आधार पे कवि को प्रगतिशील या परंपरावादी, आपको जो भी सिद्ध करना वो कीजिए। आप ये कुछ मामला वैसा ही है कि एक 4 नंबर का नट है और आप उसको 20 नंबर के पैने से खोल रहे हैं, तो आप उस समय देखिए। दूसरा ये है कि हर कवि की अपनी सीमा है, क्या आप उस कवि को उसकी सीमाओं के साथ पढ़ रहे हैं? मसलन कबीर के संदर्भ में जिसमें जिक्र भी है उनके कुछ पदों का, इसमें कबीर के यहाँ जो नारी का विमर्श है, ठीक है, वो कबीर खुद कहते हैं कि नारी कुंड नरक की बिरला पकड़े बाग, ठीक है, कि उसकी छाया पड़ने से सांप भी अंधा हो जाता है। अब कबीर के यहाँ ये कमी है, उनकी लिमिटेशन, इसको कैसे पढ़ें, उसको लेके बहुत अलग अलग हैं। पुरुषोत्तम जी ने कहा है कि वो संस्कार और संवेदना का द्वंद्व है, जबकि जय खौली मानते हैं कि वो एक पुरानी परंपरा को वो फॉलो कर रहे हैं जिसमें माया और नारी को अब कहना ही होगा। तो ये कहना कि नहीं साहब कबीर के यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत बात है। वैसे ये कहना कि तुलसी के यहाँ सब कुछ गड़बड़ है, ये भी गलत बात है। दोनों कवियों की अपनी सीमाएं हैं, सीमाओं के साथ पढ़ा जाए उनको वैसे पढ़ा जाना चाहिए। अच्छा, पहचान की बात पे एक बार फिर से आते हैं। आपके जो कई पात्र हैं ये पहचान को बहुत उजागर करते हैं क्योंकि सामाजिक रूप से स्वीकार्य हैं। वहीं प्रोटैगनिस्ट जो है कुमारी यामिनी, वो अपनी पहचान को तब तक छुपाती है जब तक कि चुनाव की सिचुएशन नहीं आती है। नाम उसका चिंटू कुमारी निकल के आता है, फिर उसकी जाति निकल के आती है, और उसके बाद जो है उस पर ये आक्षेप होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ 2 बातें नज़र आती हैं। एक तो ये जो पहचान छुपाने वाला है, ये मैंने तो देखा भी है, आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ इसके अंदर। लेकिन साथ ही साथ आपको नहीं लग रहा कि तमाम बदलावों के अंदर भी अभी भी जो जातियां जिनको हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब वो समानता के साथ ही खड़े हों, जिनको लाने का प्रयास किया जा रहा है, वो खुद अपनी पहचान को लेके सतर्क हैं। वो सिर्फ अपनी पहचान तब जाहिर करते हैं जब उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य हो या कोई लाभ का उद्देश्य हो, तब वो बड़े गर्व के साथ आते हैं कि मैं ये हूँ। एक आजकल बड़े नेता, युवा नेता बने हुए हैं, जाति के दीदी के बाद दूसरे वही बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक रॉयल्स रॉयस यूएस में ली हुई है और उसके पीछे उन्होंने अपनी जाति का नंबर प्लेट जो स्पेशल आते हैं वो लिखवाया है। तो जब वो पॉलिटिक्स करनी है तब वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं, उससे पहले वो गायब हो जाते हैं। तो ये आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं ये जो मानसिक अवरोध उस कम्युनिटी में जो कि अब तक पिछड़ी रही है, उसके अंदर अभी भी है कि वो खुद ही अपनी पहचान को लेके सजग नहीं हो पा रहे हैं, उस पहचान के साथ एक गर्व की अनुभूति नहीं कर रहे, अनलेस की एक प्रॉफिट आता नजर आता हो? देखिए 2 बातें हैं और इसको 2 अलग अलग करके देखते हैं जी। एक तो आप जो दूसरी बात कर रहे हैं वो सामाजिक आंदोलन की बात है कि अब उसमें, और वो एक एकेडमिक डिस्कशन है, वो एक सोशियोलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी का या पॉलिटिकल साइंस का डिस्कशन है रादर, कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सवाल सिर्फ वहाँ का नहीं, ये पंजाब में शुरू हुआ। पंजाब का जो रैप है वहाँ से शुरू होता है और इस पर बहुत सारा कुछ एकेडमिक डिस्कशन हो चुका है कि ऐसा क्यों होता है। और मेरे ख्याल से मुझे उसके बारे में बहुत डिटेल बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो आप दूसरी बात कर रहे हैं किताब वाली, कि किताब में ऐसा क्यों होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो जाति छिपा रही है, बाकी लोग जाति बता रहे हैं। जब मैंने इसमें वो लिखा है कि कुमारी यामिनी नाम क्यों है, असल में उसके पीछे जाति का उतना बड़ा रीजन नहीं था। अगर आप देखेंगे तो हिंदी की कविता में एक परंपरा रही है पुरानी कि मंच का नाम आपका अलग होता था।
तो अब जैसे शिवानी है, शिवानी का भी इसमें जिक्र है जी। शिवानी का उस असली नाम गौरापंत, गौरापंत, लेकिन हम शिवानी के नाम से ही जानते हैं। जिसके लिए यहाँ लिखा गया है कि पंत कौन होते हैं, पहाड़ी ब्राह्मण होते हैं। हाँ, वो है उसमें कटाक्ष थोड़ा। अब दुष्यंत है हिंदी के गजल को, हम उनको दुष्यंत कुमार के नाम से ही जानते हैं जी। वो फिल्म आने के बाद मुझे 2024 मालूम है कि उनकी जाति क्या है, मैं उनको ऐसे जानता कि दुष्यंत साहब है। तो हिंदी साहित्य में यह परंपरा रही है, बच्चन को देख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन, एक पूरी परंपरा रही है मंच के कवियों में कि जाति सूचक नाम हटाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई श्रेष्ठता बोध है या कोई हीनता बोध है। मुझे लगता है कि, और ये दोनों तरफ हुआ है, मुझे लगता है कि शायद उसके पीछे कारण ये था कि रचनाकार अपने आप को इतना ऊपर मानता है, ये जाति, धर्म, देश, हम इससे ऊपर उठ चुके हैं, तो वह ऐसा नाम चुनता है जिससे मैं आपको कुछ पता ही न चले जी। तो कुमारी यामिनी वाला इस सिलसिले में है, उस परंपरा को फॉलो करते हुए है। बाकी जो दूसरे पात्रों के नाम है उनके सरनेम के साथ, वो इसलिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आपका तो नहीं पता, लेकिन कम से कम जिस जमाने की कहानी लिखी जा रही है उसमें यह बहुत सामान्य चलन था कि सबने अपना नाम बताया, आपका नाम क्या हो, नवीन चौधरी। तो अगले दिन से लोग आपको नवीन नहीं कहेंगे, अरे चौधरी साहब, चौधरी जी, तो आपका सरनेम आपका नाम बन जाता है। तो वो शायद उसकी तरफ इशारा है। हाँ, मैं तो सरनेम की वजह से बहुत कुछ झेला हुआ हूँ क्योंकि मैं आता किसी और स्टेट में हूँ जहाँ मेरा सरनेम जो है वो पद की तरह इस्तेमाल होता है, और जिस राज्य में मैं गया वहाँ जाति की तरह इस्तेमाल होता है। तो अपने आप ही मेरे से दुश्मनी, अपोजिट जाति वाली जो प्रतिद्वंदी है, वो अपने आप ही दुश्मनी मान लेते थे बिना बात किए। ये तो हमारा है नहीं। तो खैर, तो कभी कभी जो है सवर्णों को भी भेदभाव झेलना पड़ता है। हाँ, सवर्णों द्वारा ही। हाँ। अच्छा, वो भी एक प्रिविलेज है। खैर, इसमें एक कैरेक्टर है मिश्रा जी। तो मिश्रा जी स्वयं को प्रगतिशील कवि कहा करते थे। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, सवाल हम इसके ऊपर आएंगे अभी। मिश्रा जी स्वयं को प्रगतिशील कवि कहा करते थे और उनकी कविता जब तक देश के चूल्हों में अकाल है, सर्वहारा की उम्मीद लाल है, लाल है। आगे जब हम बढ़ें तो मैं बीच के पोर्शंस में छोड़ देता हूँ, लेकिन आखिरी लाइन जो थी, भांति भांति के रत्नों से जगमग विभाग में ऐसे ही एक रत्न थे, आशुतोष मिश्र संघर्ष। ये इन्हीं कवि की कविता है जिनकी अभी हमने बात की। लेकिन आशुतोष मिश्र जी कहानी के अंत में क्या करते हैं वो तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर सस्पेंस खत्म हो जाता है। लेकिन आशुतोष मिश्र मुझे प्रतिनिधि नज़र आते हैं बहुत सारे हिंदी साहित्यकारों का, और ये मैं आपके अनुभव से जानना चाहता हूँ। ये हो सकता है आपको बहुत सारे साहित्यकार आपको नाराज़ कर दें। एक तरफ जहाँ पूरा ये आरोप है कि साहित्य के अंदर भी सवर्णों का ही दबदबा है, ब्राह्मणवाद ही है, ये दबदबा दिखता है। एट द सेम टाइम जो है हम ये भी देखते हैं कि हिंदी साहित्य में जो ये आरोप है कि हम एक जातिगत या किसी विचार की तरफ झुके हुए हैं, वैसा नहीं दिखता। मुझे तो दिखता है कि वामपंथ की तरफ झुके हुए लोग ज़्यादा हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो समस्या आने वाले समय में नज़र आनी शुरू होती है वो ये दिखती है मुझे कि इस सर्वहारा की लड़ाई भी जो लड़ रहे हैं सरनेम हटा के, वो सवर्ण है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ दलित ही हैं, वो सवर्ण ही हैं। और क्या मुझे कभी कभी संदेह होता है कि उनके जो विचार हैं और जो वास्तविकता है उसमें क्या कोई डिफरेंस है? क्योंकि जब सर्वहारा की लड़ाई मैं समझ सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं आपकी लड़ाई को आगे ले जा सकता हूँ, मैं अपना सरनेम छुपा लूँगा, मैं अपनी जातिगत पहचान छुपा के आपकी, लेकिन आपके संघर्ष का भी मुखिया मैं ही हूँ। तो ये जो हिंदी में साहित्यिक विमर्श जितना हो रहा है जातिगत आधार पे, आपको नहीं लगता कि यहाँ के सारे बौद्धिक विमर्श में बहुत सारी दरारें हैं असल में? हैं, और ऐसा सिर्फ हिंदी के साथ नहीं, ऐसा कमोबेश सभी हर जगह पे है। लेकिन ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ऐसा ही हो रहा है, ये फ्रैक्शंस में है। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जैसे कि दलितों की लड़ाई का चेहरा एक सवर्ण होगा, ठीक है, अब इसके अपने ऐतिहासिक कारण हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अब तक हो रहा है। ऐसी बहुत से लड़ाइयाँ हुई हैं जहाँ पे दलित ही चेहरा बन रहे हैं, आदिवासी ही चेहरा बन रहे हैं, और मैंने ऐसे एक बहुत सारे नाम हैं आंदोलनों में। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि ये देश के स्तर पर नहीं बदल रहा है जी। पिछले 20-25 सालों में काफ़ी बदला है, कभी रहा था, और ऐसा नहीं कि अब एकदम खत्म हो गया। कोई देखिए भारत है, यहाँ कोई प्रवृत्ति ऐसा नहीं है कि शुरू होती है और ख़त्म हो जाए, वो उसके पैरेलल चलती रहती है, ट्रेसेस चलते रहते हैं। आशुतोष मिश्र संघर्ष क्या एक प्रतिनिधि चरित्र है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास एकेडमिक्स की समस्या ये है कि हम हमेशा डेटा में बात करते हैं, तो मेरे पास इतना बड़ा डेटा पूल नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं साहब मैंने 100 प्रोफेसरों को स्टडी किया है, उसमें से 80 ऐसे ही बिहेव करते हैं।
हो सकता है हो भी, तो इस पर मैं नहीं करूँ कि नहीं बिल्कुल नहीं है, ये मुझे नहीं पता है। जब ये मैं चरित्र लिख रहा था तो हाँ ज़रूर था कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसे कुछ व्यक्ति मेरे दिमाग में ज़रूर थे कि जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, कि जो किसी एक खास विचारधारा के लिए इतने समर्पित हैं कि वो विचारधारा अपने आप में एक धर्म बन जाती है। तो उसमें जिक्र है कि वो साहब इतने कमिटेड हैं कि वो हर दिन कुछ न कुछ लाल रंग का धारण करते हैं, चाहे वो रुमाल हो या शर्ट हो या कुछ हो। तो ये अब विचारधारा के प्रति इतना समर्पण भी एक तरह का धार्मिक उन्माद है। तो ऐसे लोग हैं हमारे में कि जो लोग धर्म को विचारधारा की तरह लेते हैं, विचारधारा को धर्म की तरह लेते हैं। तो थोड़ा शायद मेरा प्रयास ये था कि उस तरह के कैरेक्टर्स को अंडरलाइन किया जाए। अच्छा, लाल रंग की बात आई तो मैं बिहार से आता हूँ, आप पूर्वांचल से हैं। हम लोगों के एरिया में ना रंग जो है कपड़ों में जब तक ना हो तब तक लगता नहीं कि बउआ अच्छा नहीं लगता है। तो आप जो है अब सटल रंग बड़े पहनते हैं, तो चूंकि मेरी बैक स्टेज बात हो चुकी है इस बारे में, तो मैं सवाल को वहां लेके जा रहा हूँ कि ये सटल रंग जो है विवेक कुमार की जिंदगी में बचपन से था या ये कुछ और असर हुआ है? नहीं, ये सीक्रेट जरा बता दीजिए। ये बिल्कुल एकदम नया डेवलपमेंट है, क्योंकि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जब मैं 2015 में इस यूनिवर्सिटी में नौकरी करने के लिए गया डेनमार्क में, तो उसके पहले मैं दिल्ली रह रहा था। तो दिल्ली में क्या कि हमारे पास एक स्काई ब्लू शर्ट होगी, एक गहरी नीली शर्ट होगी, एक गुलाबी रंग की शर्ट होगी। और अभी तक मैं इस मामले में बहुत अच्छा समझता हूँ कि रंगों को लेके भारतीय पुरुषों के दिमाग में अभी भी कोई ऐसा नहीं कि ये महिलाओं का रंग है। हम हर तरह के कपड़े पहनते हैं आजकल। तो जो हम जिस तरह की कमीज़ें पहन रहे हैं वो जैसे लगता है कि वो एक ज़माने पहले वो लड़कियों के सलवार सूटी के कपड़े हुआ करते थे। तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं ऐसी कुछ कमीज़ें और पैंट्स लेके गया था कि नीले रंग की पैंट है, खाकी रंग की पैंट है, हरे रंग की पैंट है। और वहाँ जाके मुझे लगा पहले 1-2-3 महीनों में कि मैं बस में वो लोग मुझे देख रहे हैं। तो मुझे पहले लगा कि शायद पूरी बस में मैं ही एक भारतीय हूँ, तो शायद इसलिए देख रहे होंगे। 2-4-10 दिन बाद मालूम चला कि यहाँ बहुत सारे भारतीय रहते हैं, तो ऐसा कोई अजूबा नहीं है कि मैं इकलौता उठ के कहीं पे आ गया हूँ। बाद में मुझे रूममेट जो मेरा था वो डेनिश लड़का था, उसने कहा कि तुमने आज 5 रंग पहने हुए हैं, और उसने काउंट किया कि मोजा और शर्ट और पैंट और ऐसे। तो डेनमार्क में कुछ रंगों को लेकर के थोड़ा संकोच है। अच्छा। तो उनके रंग क्या है कि वो सफ़ेद, नीला, को सटल जब जो कह रहे थे। तो हुआ ये कि एक पहला सेमेस्टर बीतते बीतते वो जो दिल्ली वाले सारे कपड़े थे वो अंदर चले गए, और वो नीले और सफ़ेद इस तरह के कपड़े सज गए। तो अभी भी अभी भी मैं एक रंग पहनता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ खास मौका का इंतजार करता हूँ, किसी के जन्मदिन है, कुछ है जी। तो हाँ, रंगों को थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ता है कि आज मैंने इतने रंगीन कपड़े क्यों पहने हैं। मैं कई बार मजाक में अपने दोस्तों को कहता था, मैं मार्केटिंग में था तो हमारे लिए जो फेवरेट कलर हुआ करता था, बाद में खैर कलर और आया, लेकिन ब्लू था। उसका शेड लाइट शेड होगा, डार्क शेड होगा, उसका अलग अलग तरह के शेड। तो एक दिन मैं काउंट कर रहा था, उस दिन मेरे घर में करीब 11 शेड थे ब्लू के शर्ट के। तो मुझे लगा कि मैं इसको और बढ़ा दूं और किसी दिन सेल्स मार्केटिंग पे किताब लिखूं और उसका नाम लिखूं 50 शेड्स ऑफ ब्लू। ये बहुत अच्छा आइडिया, बिल्कुल लिखना चाहिए। अच्छा, आपकी जो किताब है ये बहुत सारे पॉलिटिकली इनकरेक्ट मुद्दे उठा रही है, मतलब चुभते हैं, कई जगह पे वो चुभता है। अगर आप उस विचार को मानते हैं तब भी पढ़ते हुए चुभता है, और मुझे लगता है कि लेखक के तौर पे आपकी ये सफलता है कि उस विचार को स्वीकार करने वाला भी उसको पढ़ते हुए चुभन महसूस करता है। तो ये जो पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस है एक राइटर की तो खैर होनी ही चाहिए, लेकिन प्रायः राइटर्स जो है कहीं ना कहीं घबराते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल इनकरेक्ट आपने लिखा है, इसके आधार पे विरोध भी हो सकता है, इसके आधार पे आपको खतरनाक भी कहा जा सकता है, आप बहुत सारे टैग आपके ऊपर रख सकते हैं। तो ये रिस्क जो है, क्या हिंदुस्तान में रहते या बाहर रहते हुए रहना आसान है? मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ रह भी रहा होता तो भी यही लिखता। और दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि मैं 15 साल बाद वो घर आजा परदेसी वाला, मैं हर सेमेस्टर की छुट्टी में भारत होता हूँ। तो दिसंबर में, जून में मैं भारत होता हूँ। तो मेरे लिए इतना कुछ दूर, और अब आजकल इतनी सारी फ्लाइट्स और ये सब कुछ चल रही है कि आना जाना बहुत आसान है। तो मैं अगर सेमेस्टर के 4 महीने वहाँ हूँ तो फिर मैं 2 महीने यहाँ भी हूँ। तो एक तो ये कि मैं उतना दूर नहीं हूँ जितना दूर मुझसे पहले की पीढ़ी हुआ करती। दूसरा था कि मैं किताब लिखने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मैं यही लिखता। क्योंकि देखिए बात ये कि आप क्या फैक्ट लिख रहे हैं कि नहीं। तो मेरा सीधा कहना है कि जैसे इस किताब में जो कबीर के बहुत सारे पद इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे एकेडमिक सोर्सेस हैं। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि साहब ये पद जो है कबीर का नहीं है, आपने कहीं से और उठाया है, ये ऑथेंटिक नहीं है। ये सारे पद ऑथेंटिक किताबों से हैं और बिना भूल चूक ऐसे जो के त्यों रखे गए हैं। तो
मैं वही लिखता जो लिख रहा हूँ, उसको लेकर के मैं एकदम अनअपोलोजेटिक हूँ, उसके लिए जो है वो है। हाँ, फैक्ट्स लिखने चाहिए लेखक को। जैसे आपने कहा कि जो मानता है उसको भी चुभे, न मानता है उसको भी चुभे। तो मुझे लगता है कि जब आप फैक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं, दिक्कत तब होती है। तो लेखक को थोड़ा हमेशा सत्य और तथ्य के साथ खड़े रहना चाहिए। तो ख़त्म करने से पहले आपको मैं 2 चॉइस देता हूँ। ठीक है। चॉइस नंबर 1 कि आप अपनी पसंदीदा कबीर की कुछ पंक्तियाँ सुनाएं, और दूसरा कि आप किताब का कोई हिस्सा पढ़ें। बाकी आप मेरे मित्र हैं तो आप चाहे तो दोनों हिस्से भी ले सकते हैं। ये बहुत मुश्किल चॉइस है। आई मीन तो मैं एक वो 4 लाइनें पढ़ दूँ कबीर की, जो मैं अपने क्लासेस में कई बार अपने छात्रों के लिए पढ़ता हूँ। दुल्हिन गाओ मंगलाचार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। और वो पद ऐसे चलता है। उस पद में आगे आता है कि सब कहूँ कहे मौका तुम्हारी नारी, मोको लागे राज रे, एक में एक हुए सेज न सोवे तब लग कैसा ले। ये कबीर कह रहे हैं 16वीं शताब्दी के आसपास कि जब तक हम एक होकर के एक सेज में न सोए तब तक कैसा प्रेम। हालांकि इस पद को लेकर के अनेक व्याख्याएं हैं। कुछ लोग कहें कि नहीं साहब ये पद प्रक्षिप्त है और कबीर ने ऐसा नहीं कहा था, दूसरी पांडुलिपि में ये है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो किताब है कबीर, उसमें पद का यही पाठ है। अब ये कहते हुए मैं कह रहा हूँ कि सोचिए कि कबीर 16वीं शताब्दी में प्रेम को लेकर जो कह रहे थे उसको हमें आज भी मानने में संकोच हो रहा है। यहाँ लड़कियाँ मवेशियों की तरह बाड़े में रखी जाती हैं, बीए खत्म होते होते किसी नौकरी वाले के घर बांध दी जाती हैं कि वो दिन भर उसका किचन संभाले और रात में उसका बिस्तर। किसी मवेशी से कभी नहीं पूछा जाता कि वो क्या चाहती है। मुग्धा बोल पड़ी, तुम्हारी गलती ये है कि तुम खुद अपनी ज़िंदगी का फैसला लेना चाहते हो, शादी के पहले प्यार करना चाहते हो। ये अमरपुर है रवि, यहाँ चढ़ने के लिए लड़की और हीरो होंडा दोनों लड़की का बाप शादी में देता है। ये एक बहुत छोटी लाइन थी और आखिरी लाइन चुभने वाली लाइन है। ये हमारे समाज की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी चुभने वाली लाइनें इसके अंदर हैं जो बहुत छोटे छोटे रूप में, कटाक्ष के रूप में आती है और वो चुभती हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर आप वैचारिक रूप से असहमत हों तब भी आपको चुभेगी, क्योंकि वो समाज की सत्यता है। तो ये इस किताब की खासियत है कि छात्र राजनीति की किताब है, लेकिन इसने बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उठाया है जो हमारे समाज में उस दौर में भी थी, आज भी हैं, और मुझे लगता है ख़त्म होते हुए अभी समय लगेगा। लेकिन हाँ, हम उस दिशा में जा रहे हैं। पर एक पंक्ति जो मुझे बहुत पसंद आई, वो मैं पढ़ता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरे को जानते हैं वो जानते हैं मैं कितना कवि विरोधी हूँ। तो ऐसा इन्होंने लिखा है कि किताबों का जिक्र है इसमें कि दिनकर अब सिर्फ सिलेबस की किताबों में बचे थे और कभी कभी पार्टी के सम्मेलन में सिंहासन खाली करोगे जनता आती है, करने काम आते हैं। कभी कभी स्लीपर, कभी जनरल, कभी एसी में कविता, और अकादमियों की राजधानी दिल्ली जा रहे थे। और पसंदीदा लाइन मेरी ये है, दिल्ली में उतरती हर ट्रेन में तब 10 मजदूर और 20 कवि हुआ करते थे। इसी के साथ नमस्कार। अगर बातचीत पसंद आई तो अच्छी चीज़ों को खुद तक नहीं रखना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बांटना चाहिए। तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।